सुप्रभात विद्यार्थियों, ऑनलाइन स्टडी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमारा पाठ चल रहा था दूसरा दादी माँ, जो हमने पार्ट 1 में आधा पार्ट कंप्लीट किया था। उससे आगे हम आज पूरा करेंगे। तो आइए पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि दादी उस धनो चाची के पूरे रुपए ब्याज के रुपए पूरे माफ़ कर देती है। और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है, किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, यानी एक्टिंग वगैरह होती है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रों उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। यानी शादी वगैरह में क्या होता है कि महिलाएं सब कुछ स्वांग वगैरह करती है, जिसमें वह शादी से लेकर पुत्र के जन्म तक का दृश्य अलग अलग नाटक करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका, यानी लेकर कह रहा है कि मैं बीमार था तो बारात में नहीं गया था। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान यानी छत पर कह सकते हैं। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, यानी वह बारात से वापस आ गया था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, यानी औरतों ने कहा था कि हम यहाँ पर औरतें नाटक कर रही हैं तो पुरुष यहाँ पर एलो नहीं है। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बर्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। यानी दादी माँ को पता था और उसने लेकर को चुपके से उड़ाकर सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। भाभी की बात पर हंसी न रुकी और भंडाफोड़ हो गया, यानी राज खुल गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? यानी आप कह रहे थे कि बच्चा और बर्मा एक है, लेकिन ये तो बच्चा नहीं है, ये तो बड़ा आदमी है। बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। यानी वह व्यंग्य करती हुई कह रही है कि इसको दूध पिला दूँ, ये तो अभी बच्चा है। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है, यानी कि लड़के से लड़ाई क्यों करती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। अभयदान यानी कोई भी डर नहीं रहता, जिसको कोई भय नहीं हो, अभय। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्कर जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। यानी कि जब से दादा की मृत्यु हुई है तो उस समय से मेरी दादी माँ बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया। धोखा देने का मतलब है कि वो उनसे पहले चले गए थे। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। यानी कोई भी बात होती तो वे कहते कि पहले आप जाओ, मैं आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, पहले खुद चले गए और मैं तो पीछे ही रह गई। दादा के मृत्यु के बाद कुकुर मुते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी ही नहीं, यानी वह भी उधार लाई हुई थी, ऋण किया हुआ था उस पर। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पोष और माह में जो है सर्दी ज़्यादा पड़ती है। पछुआ का छन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है
उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? लेकर पूछ रहा है। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया। चल चल चल, धोती तो बदलो दादी माँ, मैंने कहा। यानी ये जो गीली धोती है उसको बदल दो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? यानी वे कह रहे हैं दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के? तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। यानी पिछला जो ऋण लाया हुआ था वो भी अभी चूकता नहीं हुआ है। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका हाथ सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। यानी कि जब घर में कोई विपत्ति आए तो इसको बेच देना। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यानी संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। यानी कि जब कभी विपत्ति आएगी तो वे पहले ही सोच लेते थे। उसके लिए विपत्ति के समय वे हमेशा अन्न धन का संग्रह कर देते थे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। शाप भ्रष्ट यानी शाप का अर्थ होता है यानी श्राप को नष्ट करने वाली देवी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली आंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। यानी ये सब लेखक पुरानी बातें याद कर रहा था और जब उनके ख्यालों से वो बाहर आया तो देखा कि दिन काफ़ी निकल गया है और बाहर देखा तो एक कौवा पंख फैलाकर खिड़की के पास बैठा है। हाथ में अभी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। यानी लेखक अपने भाई किशन का पत्र पढ़ता हुआ ये बातें याद कर रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। यानी जो पत्र में जो लाइनें लिखी हुई थी वह अदृश्य हो रही है, धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी इस पत्र में दादी माँ के जाने की बात लिखी हुई है कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है। तो लेखक को विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या सचमुच में दादी माँ चली गई है। तो ये था विद्यार्थियों इस शिव प्रसाद सिंह कहानी, शिव प्रसाद सिंह का लिखा हुआ पाठ दादी माँ। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।